आज हम टाइम परसेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे हम समय को महसूस करते हैं, ये शायद हमारे जीवन को समझने का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसका रीज़न ये है कि टाइम परसेप्शन सीधे सीधे हमारे मूड, स्ट्रेस, खुशी, एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने वाले केमिकल से जुड़ा हुआ है। और इसी परसेप्शन की वजह से हम अपना पास्ट कैसे देखते हैं, प्रेजेंट को कैसे फील करते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, और फ्यूचर को कैसे सोचते हैं, सब कुछ इसी से तय होता है। तो चलिए टाइम परसेप्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे बेसिक चीज है एंट्रेनमेंट। एंट्रेनमेंट का मतलब है कि आपके बॉडी और माइंड के अंदर चलने वाले प्रोसेस किसी बाहरी चीज से कैसे जुड़ते हैं। सबसे बेसिक एंट्रेनमेंट जो हम सब पे जिंदगी भर लगातार इफेक्ट करती है वो है सर्केनियल रिदम्स। हमारे आंखों, दिमाग और बॉडी के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो पूरे साल टाइम का रिकॉर्ड रखते हैं। एक तरह से कैलेंडर सिस्टम ही है हमारे दिमाग और बॉडी के अंदर। यह सिस्टम बहुत सिंपल है। जब आपकी आंखों में लाइट आती है तो आपके दिमाग में मेलेटोनिन हार्मोन कम रिलीज होता है। मेलेटोनिन के दो मेन काम हैं। पहला, आपको रात में सुलाना, और दूसरा, बॉडी की और हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रेगुलेट करना। साल भर आप जहां रहते हैं उस हिसाब से दिन की लंबाई बदलती रहती है। जितना ज्यादा दिन लंबा होगा उतना कम मेलेटोनिन रिलीज होता है। जितना छोटा दिन उतना ज्यादा मेलेटोनिन रिलीज होता है और बॉडी में रहता है। इसका सीधा मतलब है कि ज्यादा लाइट मिलेगी तो कम मेलेटोनिन, कम लाइट मिलेगी तो ज्यादा मेलेटोनिन। रोज आपको अलग अलग अमाउंट की लाइट मिलती है, लेकिन आपके दिमाग और बॉडी में एक सिस्टम है जो एवरेज निकाल लेता है कि कितनी लाइट आपको मिल रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या सनलाइट। ये प्रोसेस इतना एक्यूरेट है कि मान लीजिए स्प्रिंग में दिन 8 घंटे का हो तो मेलाटोनिन का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाता है क्योंकि दिन लंबा होता जा रहा है। यह सिग्नल बॉडी और दिमाग के हर सिस्टम तक पहुंचता है। इसी वजह से अक्सर लोग स्प्रिंग में ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। उसी तरह विंटर में जब दिन 8 घंटे का होता है तो मेलाटोनिन धीरे धीरे ज्यादा बनता है क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं। हर दिन मेलाटोनिन बढ़ता रहता है। बॉडी का हर सेल और सिस्टम इस चीज को ध्यान से देखता है। इसलिए ज्यादातर लोग विंटर में थोड़ा कम या बहुत कम एनर्जेटिक फील करते हैं या मूड भी थोड़ा लो हो जाता है। हाँ, सब लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन मेलाटोनिन का सिग्नल ही वो मेन चीज है जिससे आपका मूड, एनर्जी, भूख सब कुछ मैच होता है किसी एक्सटर्नल इवेंट से। यहाँ पे एक्सटर्नल इवेंट है अर्थ का सन के अराउंड घूमना। और भी एंट्रेनमेंट के तरीके हैं जैसे कि आपके हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन ज्यादा लंबा दिन होने पर ज्यादा बनते हैं, छोटे दिनों में कम। दूसरा लेवल ऑफ टाइम है सर्केडियन टाइम साइकिल। ये 24 घंटे का रिदम है। ये सबसे पावरफुल रिदम है जो हम सबके अंदर है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। सबके पास एक सर्केडियन क्लॉक होती है जो आपके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में होती है। उस क्लॉक के सेल्स रेगुलर रिदम में केमिकल्स रिलीज करते हैं। 24 घंटे के साइकिल में कुछ टाइम हम एक्टिव होते हैं, अलर्ट फील करते हैं और बाकी टाइम सो जाते हैं। यह सर्केडियन क्लॉक एक साइकिल में चलती रहती है। एक दिन में एक बार अप एंड डाउन जाती है, फिर रिपीट हो जाती है। हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर 24 घंटे का एक रिदम चलता है, एक ऑसिलेशन, जिसमें अलग अलग जीन्स अपना काम करते हैं। ये रिदम बाहर के लाइट और डार्क साइकिल से मैच हो जाता है क्योंकि सुबह की सनलाइट, शाम की सनलाइट और रात को अंधेरा
ये सब मिलके दिमाग और बॉडी के सेल्स के रिदम को बाहर के लाइट डार्क साइकिल के साथ सेट कर देते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सर्केडियन रिदम यानी 24 आवर बॉडी क्लॉक सही से सेट हो। अगर ये सर्केडियन रिदम बिगड़ जाए तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ सकता है, मेंटल हेल्थ की दिक्कत हो सकती है, चोट ठीक होने में समय लगता है, फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस कम हो जाती है, हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपके सेल्स का रिदम बाहर के दिन और रात साइकिल के साथ सही से लिंक्ड हो। यह दिन और रात मेनली सनलाइट से बनता है। सिंपल तरीके ये हैं कि जब आप सुबह उठते हैं 1 घंटे के अंदर 10 से 30 मिनट तक तेज लाइट, आइडियली सनलाइट को देखें। स्पेशली अगर आप जल्दी उठते हैं तो बाहर जाकर सनलाइट देखिए। यह सेम चीज आफ्टरनून या शाम के टाइम भी करिए, 10 से 30 मिनट। डिपेंड करता है कि बाहर कितनी ब्राइट लाइट है। बेसिकली दिन भर आप जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट यानी सनलाइट आंखों में ले पाएं ले लीजिए। शाम को फिर ब्राइट लाइट से बचना है, कम लाइट आंखों में आनी चाहिए। और भी तरीके हैं बॉडी क्लॉक को सेट करने के, जैसे एक फिक्स्ड टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करना। हर दिन नहीं भी करते हैं तो भी जब करें तो लगभग एक ही समय पर करें। अगर ये बॉडी क्लॉक या सर्केडियन रिदम बिगड़ जाए तो क्या होता है? एक रिसर्च हुई थी एशोफ ने 1985 में। उसको बाद में बार बार रिपीट भी किया गया। उसमें लोगों को ऐसे रूम में रखा गया जहां कोई घड़ी, कोई खिड़की, कोई वॉच नहीं थी। कभी कभी पूरा अंधेरा जगह या पूरी रोशनी वाली जगह थी। उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि आप यहाँ कितने दिन से हैं? ज्यादातर लोगों ने गलत जवाब दिया, एक्चुअल टाइम से बहुत कम कहा। जैसे 42 दिन बाद पूछा तो किसी ने बोला 8 दिन, किसी ने बोला 36 दिन। मतलब उन्होंने टाइम का अंदाजा सही नहीं लगाया। जब उन्हें सनलाइट, घड़ी या नॉर्मल लाइट डार्क का आइडिया नहीं मिला तब। और छोटे टाइम के गैप का अंदाजा भी बिगड़ गया। जैसे नॉर्मली अगर किसी से 2 मिनट काउंट करने को कहा जाए तो ज्यादातर लोग सही निकाल लेते हैं। 5 से 15 सेकंड का फर्क होता है। लेकिन जब बॉडी क्लॉक बिगड़ जाती है तो मिनट्स या सेकंड्स के स्केल पर भी लोग गलत अंदाजा लगाते हैं। ये चीज काम और लाइफ के दूसरे चैलेंजेस के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए सर्केडियन रिदम को बाहर के लाइट डार्क साइकिल के साथ सही से सेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि छोटे टाइम इंटरवल्स का अंदाजा सही लग सके और आप हर काम ठीक से कर सकें। ये एबिलिटी मतलब किसी भी काम को सही तरीके से कर पाने का एक मेन रीजन है कि आप टाइम का अंदाजा कितना सही लगा पाते हैं। अब हम अल्ट्रेडियन एंट्रेनमेंट के बारे में बात करते हैं। अल्ट्रेडियन रिदम्स वो होती हैं जो लगभग 90 मिनट के साइकिल में चलती हैं। हमारा पूरा दिन इन्हीं 90 मिनट के अल्ट्रेडियन साइकिल में बंटा है। रात को सोते वक्त भी चाहे 4 घंटे सोते हैं या 6 या 8 या 10, हर बार 90 मिनट के साइकिल में नींद चलती है। सुबह उठने के बाद भी आपके दिन की बहुत सी एक्टिविटीज इन 90 मिनट के रिदम से चलती हैं। जैसे 90 मिनट का एक टाइम ब्लॉक होता है जिसमें दिमाग फोकस और अलर्टनेस में आ जाता है और मुश्किल काम या मेहनत कर पाता है। फिर लगभग 90 मिनट बाद फोकस और एनर्जी अचानक गिर जाती है। अब सेल्फ हेल्प, बिजनेस और पॉप साइकोलॉजी वाले बुक्स में लोग हमेशा ये कहते हैं कि अगर कोई मुश्किल काम करना है या ध्यान लगाना है तो उसको 90 मिनट या उससे कम टाइम तक करिए। मैं भी यही मानता हूँ और खुद अपनी लाइफ में 90 मिनट वर्क साइकिल यूज करता हूँ और ये मुझे बहुत ही पावरफुल लगता है। ये बिल्कुल टाइम परसेप्शन नहीं है, लेकिन ये भी एंट्रेनमेंट का एक एग्जाम्पल है।
यहाँ हम किस चीज़ से मैच हो रहे हैं? देखिए, हम अपने दिमाग के कुछ केमिकल्स जैसे एसिटिलकोलिन और डोपामिन से मैच हो रहे हैं, जो दिमाग को 90 मिनट के लिए फोकस करने में हेल्प करते हैं। 90 मिनट के बाद ये केमिकल्स कम हो जाते हैं, इसलिए फोकस भी कम हो जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं, कैसे पता चले कि 90 मिनट साइकिल कब शुरू होती है? मान लीजिए आप 8 बजे सुबह उठते हैं और अभी अभी आपका 90 मिनट स्लीप साइकिल खत्म हुआ है। क्या इसका मतलब है कि 8:01 पर आपका अगला 90 मिनट वर्क साइकिल शुरू हो जाएगा? नहीं, यह साइकिल आप जब चाहें तब शुरू कर सकते हैं। आप घड़ी सेट करके डिसाइड कर सकते हैं कि अब काम शुरू करता हूं, अब फोकस करता हूं। 90 मिनट का ये ब्लॉक काम के लिए बेस्ट होता है, लेकिन ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि 100 या 120 मिनट बाद आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, चाहे आप कोई भी हो। फोकस करने वाले केमिकल्स जैसे एसिटिलकोलिन, डोपामिन और नोरेपाइनफ्राइन, इनके सर्किट्स एक सर्टेन टाइम बाद थक जाते हैं और फिर उनको फिर से रिचार्ज होने का टाइम चाहिए। कुछ लोग दिन में 2 या 3 90 मिनट फोकस साइकिल कर लेते हैं, लेकिन बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। एक 90 मिनट साइकिल के बाद तुरंत दूसरा साइकिल शुरू नहीं कर सकते। इन सर्किट्स को आराम चाहिए होता है, आप उनको चीट नहीं कर सकते। मैं खुद एक साइकिल सुबह करता हूं, एक आफ्टरनून में करता हूं। ये वो काम नहीं है जैसे ईमेल या मैसेजिंग। ये डीप फोकस वाला काम है, मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। हर किसी की लिमिट अलग होगी, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि 2 साइकिल्स के बीच कम से कम 2 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। ज्यादातर लोग दिन में 2 ही साइकिल कर पाएंगे, शायद कुछ रेयर लोग 3 या 4 साइकिल कर लें, लेकिन ये बहुत ही अनयूजुअल है। एक भी 90 मिनट साइकिल दिन में काफी मेंटली डिमांडिंग लग सकता है, उसके बाद थकान महसूस होगी। अब हमने सर्केडियन और अल्ट्रेडियन रिदम्स के बारे में बात कर ली, लेकिन एक्चुअल टाइम परसेप्शन भी अभी तक नहीं आए। अभी तक हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे ईयर, डे या 90 मिनट साइकिल्स के अकॉर्डिंग सेट होता है, और ये साइकिल्स हम अपने काम में यूज कर सकते हैं। लेकिन टाइम परसेप्शन मतलब टाइम को कैसे महसूस करते हैं, उसके बेसिकली 3 टाइप हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहला है प्रेजेंट में टाइम का गुजरना कैसे लगता है, मतलब काम करते हुए टाइम तेज लग रहा है या धीरे, जैसे इंटरवल टाइमर की तरह टिक टिक टिक। हमारे पास अपना एक इंटरवल टाइमर होता है, मैं अभी इसके बेसिस के बारे में भी बताऊंगा। दूसरा है प्रोस्पेक्टिव टाइमिंग, मतलब स्टॉप वॉच की तरह फ्यूचर के लिए काउंट करना, जैसे अब से 2 मिनट मेजर करो। ये थोड़ा सिमिलर लग सकता है पहले वाले से, लेकिन ये अलग है। जैसे अगर मैं कहूं कि अभी से 5 मिनट काउंट करिए बिना किसी घड़ी या फोन के, तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि कितनी बार काउंट करना है उस टाइम में। तीसरा है रिट्रोस्पेक्टिव टाइम, मतलब पास्ट में टाइम का अंदाजा लगाना कि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था या कितना टाइम बीत गया। अगर मैं कहूं कि पिछले हफ्ते आप पार्क गए थे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया, शाम को बाहर गए थे, तो बताइए लंच और डिनर के बीच कितना टाइम था। आप सोचेंगे हाँ डिनर 7 बजे किया था, लंच 2 बजे हुआ था। आप अपनी मेमोरी से पिछले इवेंट्स को दोबारा सोच के समझ पाते हैं कि कितना टाइम बीता था। तो एक तरफ है रिट्रोस्पेक्टिव टाइम, मतलब पास्ट का अंदाजा लगाना, दूसरी तरफ है फ्यूचर का टाइम मेजरमेंट। टाइम परसेप्शन का मेन पॉइंट ये है कि सब कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स यानी केमिकल्स पे डिपेंड करता है, जो डिसाइड करते हैं कि हम टाइम को छोटे छोटे टुकड़ों में महसूस करेंगे या बड़े बड़े ब्लॉक्स में। इन मॉलिक्यूल्स के नाम हैं डोपामिन, नोरेपाइनफ्राइन या नॉर एड्रेनालिन और सेरोटोनिन।
ये न्यूरोमॉड्यूलेटर्स कहलाते हैं क्योंकि ये दिमाग के सर्किट्स को अलग तरीके से काम करने पर मजबूर करते हैं। सेरोटोनिन दिमाग के अलग एरिया से रिलीज होता है और इसका इफेक्ट डोपामिन, नोरेपाइनफ्राइन से अलग होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब दिमाग में डोपामिन ज्यादा होता है तो हम टाइम को ज्यादा गुजर चुका महसूस करते हैं। मतलब अगर किसी को ऐसी मेडिसिन दी जाए जो डोपामिन बढ़ा दे और फिर उससे कहा जाए बिना घड़ी या कुछ समय देखे 1 मिनट पूरा होने पर बताएं, तो ज्यादा डोपामिन होने पर लोग 38 सेकंड पर ही कह देंगे कि 1 मिनट हो गया। मतलब उनको लगता है कि टाइम ज्यादा बीत गया, जबकि असल में कम टाइम हुआ है। जितना ज्यादा डोपामिन उतना ही ज्यादा हम ओवर एस्टिमेट करते हैं। नोरेपाइनफ्राइन भी ऐसा ही काम करता है, लेकिन सेरोटोनिन जब ज्यादा होता है तो लोग टाइम को कम बीत चुका महसूस करते हैं। मतलब टाइम अंडर एस्टिमेट हो जाता है। यह भी देखा गया कि पूरे 24 घंटे के सर्केडियन साइकिल में इन केमिकल्स का लेवल बदलता रहता है। दिन के पहले हाफ में डोपामिन और नोरेपाइनफ्राइन ज्यादा होते हैं, सेरोटोनिन कम। शाम और रात के टाइम सेरोटोनिन बढ़ जाता है। इसका मतलब दिन के अलग अलग पार्ट्स में हम टाइम को अलग तरीके से महसूस करते हैं। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिन की प्लानिंग करते टाइम कौन सा काम कब करना है उसमें फर्क पड़ता है। रिसर्च कहती है कि सबसे मुश्किल या इम्पॉर्टेंट काम दिन के शुरुआत में करना चाहिए, क्योंकि तब हमारे दिमाग का केमिकल बैलेंस उसके लिए बेस्ट होता है। वैसे भी जब नींद सही नहीं होती, छोटी या टूटी होती है, तो डोपामिन, नोरेपाइनफ्राइन, सेरोटोनिन का बैलेंस पूरे दिन बिगड़ जाता है। और यही डोपामिन और नोरेपाइनफ्राइन टाइम परसेप्शन को कभी कभी बहुत नेगेटिव तरीके से भी इफेक्ट करते हैं। जैसे किसी ने ट्रॉमा, जैसे बुरा एक्सपीरियंस फेस किया हो, तो उनके लिए टाइम परसेप्शन और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। बहुत सारे लोग जो कार एक्सीडेंट या कोई बड़े ट्रॉमा फेस करते हैं, उनके साथ एक चीज होती है जिसको ओवर क्लॉकिंग कहते हैं। ओवर क्लॉकिंग का मतलब है कि उस इवेंट के टाइम डोपामिन और नोरेपाइनफ्राइन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हम हर छोटी डिटेल को बहुत ही स्लो मोशन में महसूस करते हैं। मतलब सब कुछ बहुत धीरे धीरे होता हुआ लगता है। लेकिन इस ओवर क्लॉकिंग का प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीजें मेमोरी सिस्टम में बहुत स्ट्रांग तरीके से रिकॉर्ड हो जाती हैं। दिमाग का हिप्पोकैम्पस और नियोकॉर्टेक्स एक तरह का स्पेस टाइम रिकॉर्डर की तरह काम करता है। मतलब ये रिकॉर्ड करता है कि कौन सी जगह पर क्या हुआ, किस ऑर्डर में हुआ और कितनी स्पीड से हुआ। जैसे अगर कार एक्सीडेंट हुआ तो कुछ न्यूरॉन्स फ्लिप होने, चिल्लाने या खून देखने की वजह से फायर करते हैं। यह पूरा न्यूरल एक्टिविटी हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो जाती है और उस फायरिंग की सीक्वेंस भी याद रख ली जाती है। इसका मतलब है कि मेमोरी सिर्फ न्यूरॉन्स के सीक्वेंस से नहीं, बल्कि उनकी फायरिंग की स्पीड यानी रेट से भी स्टोर होती है। इसी वजह से दिमाग बहुत ज्यादा मेमोरीज रख सकता है, क्योंकि अलग अलग फायरिंग रेट से अलग अलग यादें स्टोर की जा सकती हैं बिना नए न्यूरॉन्स की जरूरत के। ओवरक्लॉकिंग में जब फ्रेम रेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो मेमोरी इतनी स्ट्रांगली रिकॉर्ड हो जाती है कि उसे भूल पाना मुश्किल हो जाता है और उस मेमोरी से जुड़ी इमोशंस भी चिपकी रहती हैं। ट्रॉमा विक्टिम्स को यह समझ आता है कि वो जो हुआ उसे भूल नहीं सकते। ट्रीटमेंट से सिर्फ ये होता है कि उस मेमोरी के साथ जुड़ी फीलिंग्स धीरे धीरे कम हो जाती हैं, लेकिन याद तो रहती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि डोपामिन सिर्फ फील गुड मॉलिक्यूल है, लेकिन असल में डोपामिन मोटिवेशन, कोशिश और ड्राइव से भी जुड़ा होता है। डोपामिन और नोरेपाइनफ्राइन अक्सर साथ साथ रिलीज होते हैं जब भी अराउजल बहुत ज्यादा हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव।
तो दोनों सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी वजह से ट्रॉमा या किसी भी बड़े इमोशनल मोमेंट में डोपामिन और नोरेपाइनेफ्राइन लेवल्स बढ़ जाते हैं और टाइम परसेप्शन अलग हो जाता है, चाहे वो अच्छा मोमेंट हो या बुरा। अब तक हमने देखा कि डोपामिन और सेरोटोनिन कैसे समय को महसूस करने पे इफेक्ट डालते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारे पास 3 तरीके हैं टाइम महसूस करने के: फ्यूचर यानी प्रोस्पेक्टिव, प्रेजेंट यानी अभी का एक्सपीरियंस, और पास्ट यानी रेट्रोस्पेक्टिव। कुछ रिसर्च ने यह दिखाया है कि डोपामिन सिर्फ हमारा प्रेजेंट का एक्सपीरियंस नहीं बदलता, बल्कि हम पास्ट को कैसे याद रखते हैं और कितनी जल्दी चीजें हुई उस फीलिंग को भी बदल देता है। और ये दोनों चीजें उल्टे डायरेक्शन में होती हैं। अगर सिंपल तरीके से समझें तो अगर कोई एक्सपीरियंस मजेदार या अलग अलग चीजों से भरा हो, मतलब दिमाग में डोपामिन बढ़ रहा है, तो वो मोमेंट हमें बहुत जल्दी बीत गया लगता है। जैसे किसी बच्चे के लिए मेले का एक अमेजिंग दिन, बहुत सारी नई चीजें, एक्साइटमेंट, सब कुछ इतनी जल्दी बीतता लगता है, लेकिन बाद में जब वो याद आता है तो लगता है कि कितना लंबा दिन था, कितनी सारी चीजें हुई थी। ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि जब मजा आ रहा हो तो टाइम जल्दी गुजरता है, लेकिन बाद में याद करते हैं तो लगता है वो लंबा था। वेकेशन पे भी ऐसा ही होता है। छुट्टी के दिन जब बीत रहे होते हैं तो सब कुछ तेज तेज लगता है, लेकिन कुछ महीने बाद वो याद आता है तो लगता है कि बहुत कुछ हुआ, टाइम लंबा था। उल्टा, जब बोर हो या कुछ पसंद ना आ रहा हो तो उस वक्त लगता है कि टाइम रुक गया है, सब स्लो है, लेकिन बाद में सोचेंगे तो वो बोरिंग टाइम छोटा लगता है। इसलिए ये सब सिर्फ बॉडी क्लॉक या दिन रात के साइकिल पे नहीं है, ये आपके दिमाग के एक्साइटमेंट लेवल और डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे न्यूरोमॉड्यूलेटर्स पे भी डिपेंड करता है। समझिए, दिमाग के पास 2 स्टॉप वॉच है, एक डोपामिन वाली जो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टाइम काउंट करती है, और एक दूसरी जो बड़े टाइम ब्लॉक्स काउंट करती है। जब एक्साइटमेंट ज्यादा हो, दिमाग वो फास्ट स्टॉप वॉच यूज करता है, सब कुछ डिटेल में रिकॉर्ड होता है, और जब बोर हो तो दूसरी स्लो वाली स्टॉप वॉच यूज होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब हम किसी जगह पर ज्यादा नई नई एक्सपीरियंसेस लेते हैं तो हमें लगता है कि हम उस जगह को ज्यादा जानते हैं और वहां ज्यादा टाइम बिताया है। जैसे मान लीजिए मैं न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट हो गया और 1 साल एक ही अपार्टमेंट में रहा, 100 अलग एक्सपीरियंसेस लिए, तो मुझे लगेगा मैं 1 साल रहा। लेकिन अगर मैंने 3 अलग अलग जगह शिफ्ट किए, 3 गुना ज्यादा नई चीजें की, 3 गुना ज्यादा लोग मिले, तो मुझे लगेगा कि मैं वहां बहुत लंबा टाइम रहा। ये सोशल इंटरेक्शन यानी लोगों से मिलने पे भी अप्लाई होता है। नई जगहों, नई सिचुएशंस में किसी के साथ टाइम गुजारिए तो लगता है उसको ज्यादा अच्छे से जानते हैं। यह सब दिखाता है कि डोपामिन एक फ्लेक्सिबल करेंसी है दिमाग के लिए। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, चाहे अच्छा या बुरा, तो डोपामिन रिलीज होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यही चीज टाइम परसेप्शन को चेंज कर देती है। मेरा मतलब है कि डोपामिन कितनी बार और किस टाइम रिलीज होता है, यही डिसाइड करता है कि हम पूरे दिन की हर चीज को किस स्पीड से महसूस करते हैं। सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव मोमेंट्स नहीं, सब कुछ। डोपामिन का टाइम परसेप्शन पर कंट्रोल एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल टूल की तरह इशारा करता है, जो है हैबिट्स यानी आदतें। लोग अलग अलग तरीके से हैबिट्स की बात करते हैं, लेकिन डोपामिन, रिवॉर्ड और टाइम परसेप्शन के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि अपने दिन में कुछ स्पेशल आदतें एक फिक्स समय पे रखना बहुत ही यूजफुल है।
इससे आपका दिन छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स यानी काम के ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है। ये कैसे होगा? जैसे सुबह उठकर कोई एक पर्टिकुलर हैबिट, मान लीजिए एक एक्टिविटी रोज करना जो डोपामिन रिलीज कर दे। इससे आपको सिर्फ अच्छा फील नहीं होता, बल्कि वो टाइम ऑफ डे आपके दिमाग में एक नया ब्लॉक बना देता है। फिर एक और हैबिट, जैसे ब्रेकफास्ट का फिक्स रूटीन, और ये समझना कि ये भी एक हैबिट है। इतना जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हो, लेकिन एक रेगुलर सीक्वेंस होने से सिर्फ रिवॉर्ड और मोटिवेशन नहीं मिलता, बल्कि पूरा दिन का एक्सपीरियंस डिवाइड हो जाता है। समझ आ जाता है कि दिन कौन से हिस्से में क्या हो रहा है। इस एपिसोड में हमने टाइम परसेप्शन के बारे में काफी कुछ जाना। हमने सब कुछ कवर नहीं किया, लेकिन एंटरटेनमेंट, डोपामिन का रोल, हैबिट्स और रूटीन्स की इम्पोर्टेंस, और कैसे ये सब चीजें टाइम को महसूस करने का तरीका बदल सकती है, ये सब डिस्कस किया। अगर आपको और जानना है तो एक बहुत अच्छी बुक है, योर ब्रेन इज अ टाइम मशीन, जिसमें न्यूरोसाइंस और फिजिक्स दोनों के एंगल से टाइम को समझाया गया है। इस बुक के ऑथर प्रोफेसर डॉक्टर डीन हैं, जो UCLA में एक्सपर्ट हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।